हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 11 लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। So let's start with chapter number 11, Life in the Coastal Plains and Island of Unit 1 about our country. So, from the run of Kutch in Gujarat to Kanyakumari is the western coastal plain. The western coastal plain covers major parts of the states of Gujarat, Goa and Kerala and union territories namely Daman and Diu, दादरा एंड नगर हवेली। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि गुजरात में प्रेजेंट रन ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भी एरिया है वो सब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एरिया है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो हमारे इंडिया का कुछ मेजर पार्ट को कवर करता है। जैसे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कुछ स्टेट्स आते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात, गोवा, केरला और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं जैसे कि दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। From West Bengal to Kanyakumari is the Eastern Coastal Plain. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो हम लोगों ने जान लिया। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये वेस्ट बंगाल से कन्याकुमारी तक जितने भी एरिया हैं, जितने भी कोस्टल प्लेन है, इसे हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। यानी कि आप इंडिया का इस तरफ का हिस्सा देखेगा तो ये क्या है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और अगर इस तरफ का हिस्सा देखेगा तो ये क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी कुछ स्टेट्स आते हैं जैसे कि महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, कर्नाटका आ जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है, ये सब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ पार्ट्स हैं। Let us discuss the life of the people in the states and union territories that lie mainly in the coastal plains. तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब स्टेट्स में रहने वाले या फिर कह सकते हैं कि इन्हीं सब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, यही सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में रहने वाले लोगों के बारे में। पहला इसमें स्टेट आता है गुजरात। गुजरात जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के गुजरात कोस्ट में सिचुएटेड है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कितने कोस्ट होते हैं, 3 कोस्ट होते हैं, उसमें से गुजरात कोस्ट भी था। तो गुजरात कोस्ट में ही गुजरात स्टेट प्रेजेंट है जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक हिस्सा है। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। वहां पे जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर गुजराती और सिंधी भाषा बोलते हैं। वहां की जो विमेन होती है वो साड़ी पहनती है, कलरफुल रंग के साड़ियां पहनती है या फिर एम्ब्रॉयडर्ड यानी कि सजे हुए लहंगे पहनती हैं। वहां पे जो मेन रहते हैं, जो आदमी रहते हैं, वो लोग चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं। वहां पे एक फेस्टिवल है जो कि बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ मनाया जाता है, वो है काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, जहां पे पतंग उड़ाई जाती है। ये बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। वहां पे कुछ फेमस डांसेस भी हैं जैसे कि गरबा और डांडिया डांसेस। आपने देखा ही होगा कि कहीं कहीं गरबा और डांडिया डांसेस होते हैं, लेकिन गुजरात में ये आपको हर जगह दिख जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। पीपल ऑफ गुजरात आर मेनली फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। गुजरात में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर या तो खेती करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, यानी कि कुछ बड़े बड़े कारोबार करते हैं। वहां पे जो मेन क्रॉप्स जो कि उगते हैं ज्यादा मात्रा में वो है मिलेट्स, व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट्स, टोबैको एंड शुगर केन। गुजरात में सबसे बड़ा सिटी है अहमदाबाद। कांडला इज द मेजर इंटरनेशनल पोर्ट हेल्प इन ट्रेड। तो ये जो कांडला जगह है ये एक बहुत ही मेन या फिर कह सकते हैं कि मेजर इंटरनेशनल पोर्ट है जहां पे बाहर के देशों से भी ट्रेड किया जाता है। The chief industries are dairy farming at Anand and textile mills at Surat and Ahmedabad. गुजरात में कुछ चीफ इंडस्ट्रीज है, यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पे डेयरी फार्मिंग होती है, एट आनंद एंड टेक्सटाइल मिल्स जो कि सूरत और अहमदाबाद में लोकेटेड है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये भी एक आनंद डेयरी का ही पिक्चर है। अंकलेश्वर इज एन इम्पोर्टेंट रीजन वेयर मिनरल ऑयल हैज बीन फाउंड। गुजरात में एक जगह का नाम है अंकलेश्वर। ये एक इम्पोर्टेंट जगह है जहां पे आपको मिनरल ऑयल मिल जाता है। क्या मिलता है? मिनरल ऑयल। इन सब के अलावा कुछ वहां पे मंदिर हैं, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स है जो कि अपने आर्किटेक्चर मतलब कि अपना खूबसूरती के लिए बहुत जाने जाते हैं। वो जो स्टेट है गुजरात, यहाँ पे आपको बहुत सारे नेशनल पार्क मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल जाएगी,
जैसे कि गिर नेशनल पार्क जो है, जो कि सिर्फ एक अकेला होम है, अकेला घर है एशियाटिक लायंस का, और यहाँ पे विजिट करना बहुत ही अच्छा लगता है। साबरमती आश्रम जो कि महात्मा गांधी का है, वो भी अहमदाबाद में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। ये जो महाराष्ट्र है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कोंकण कोस्ट में लोकेटेड है। गुजरात कहाँ लोकेटेड था? गुजरात कोस्ट में। महाराष्ट्र कहाँ लोकेटेड है? कोंकण कोस्ट में। ये जो मुंबई है ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ पे ट्रेड होता है। बॉम्बे हाई ये एक मुंबई में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे आपको ऑयल मिल जाएगा, इसीलिए इसे रिच ऑयल फील्ड कहा जाता है। ये भी कोंकण कोस्ट में ही लोकेटेड है। महाराष्ट्र के इस बॉम्बे हाई के बारे में हम लोगों ने पिछले यानी कि चैप्टर 9 में पढ़ रखा है। दमन एंड दीव जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। दमन एंड दीव ये एक दो अलग आइलैंड है जिन्हें साथ में बोला जाता है, और ये इंडिया का दूसरा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। दमन जो है ये गुजरात कोस्ट में लाई करता है, और दीव जो है ये एक आइलैंड है जो कि गुजरात के क्लोजली रिलेटेड है, यानी कि वो गुजरात के आसपास में ही प्रेजेंट है, लेकिन दमन जो है ये गुजरात कोस्ट में ही आता है। ये जो स्मॉल यूनियन टेरिटरी है ये पहले पुराने जमाने में पोर्चुगीज एक लोग थे, एक समूह था, उन लोगों के कब्जे में थे। वहां पे पोर्चुगीज रूल करते थे, और इसे इंडिपेंडेंस कब मिली? 1961 में इसे इंडिपेंडेंस मिला। दमन जो है ये दमन एंड दीव दोनों का कैपिटल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दमन और दीव दो आइलैंड्स है, तो इन दोनों आइलैंड का एक ही कैपिटल है, वो है दमन। यहाँ के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर खेती करते हैं, फिशिंग करते हैं, या फिर जो समुद्र का पानी है उससे नमक बनाते हैं, मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली। ये जो यूनियन टेरिटरी है दादरा और नगर हवेली ये भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ही लाई करता है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। ये जो दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है ये कोंकण कोस्ट में प्रेजेंट है। कहाँ सिचुएटेड है? कोंकण कोस्ट में, टू द साउथ ऑफ गुजरात कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है ये गुजरात कोस्ट के साउथ डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो ये कोंकण कोस्ट में प्रेजेंट है। दमन एंड दीव की तरह ही दादरा और नगर हवेली को भी पोर्चुगीज रूल करते थे, और इसे इंडिपेंडेंस 1961 में मिला। सिलवासा दादरा और नगर हवेली का कैपिटल है। यहाँ के जो 89% लोग हैं, 89% पॉपुलेशन जितना है वो सब ट्राइबल्स हैं। यहाँ पे ज्यादातर गुजराती और हिंदी भाषाएं बोली जाती है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो खेती होती है यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स प्रेजेंट है, इसलिए राइस, पल्सेस और फ्रूट्स उगा के ये लोग अपना गुजारा करते हैं। द वंगंगा लेक एंड Island Garden, a beautiful lake garden near Silvassa in Nagar Haveli are an ideal place for tourist। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दादरा नगर हवेली में जो वंगंगा लेक और आइलैंड गार्डन है ये बहुत ही सुंदर लेक गार्डन है जो कि सिलवासा के नियर ही प्रेजेंट है, जहाँ पे हर साल बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गोवा के बारे में। गोवा जो है ये कोंकण कोस्ट के सदर्न पार्ट में प्रेजेंट है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर्स के बीच में। गोवा जो है एक मेजर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, जो बाहर से लोग घूमने आते हैं वो ज्यादातर गोवा जाते हैं क्योंकि एक मेजर डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। और ये और भी यूनियन टेरिटरीज की तरह ही इन्हें भी पोर्चुगीज रूल करते थे फॉर ओवर 450 ईयर्स, यानी कि 450 साल तक पोर्चुगीज यहाँ पे रूल करते थे, और इससे भी इंडिपेंडेंस 1961 में ही मिला था। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस गोवा को मिल गया तब गोवा को उस समय यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री का नाम दिया गया था, लेकिन 1987 में गोवा को स्टेटहुड दे दिया गया, यानी कि गोवा को एक स्टेट बना दिया गया, और इसका कैपिटल क्या बन गया? पानाजी। गोवा के जो लोग रहते हैं जिन्हें हम लोग गोवंस कहते हैं, उनके रहने का एक अलग तरीका होता है, अलग स्टाइल होता है। वो जिस तरह से रहते हैं उसमें इंडियन और पोर्चुगीज कल्चर दोनों मिले हुए आपको दिखेंगे, एकदम अलग है, एकदम डिस्टिंक्ट स्टाइल है वहां रहने वालों का। वहां का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कोंकणी, वहां पे कोंकणी भाषा बोली जाती है। और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जाती है, वो है मराठी, इंग्लिश एंड पोर्चुगीज।
फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस फॉलोड बाय द पीपल ऑफ गोवा। गोवा में जो लोग रहते हैं वो लोग बाकी सब काम तो करते ही है, लेकिन जो मेन काम है वहां का वो है फिशिंग और फार्मिंग। वहां पे फार्मिंग करके राइस उगाया जाता है, कैश्यू नट्स उगाए जाते हैं, अरेका नट उगता है और कोकोनट भी उगाया जाता है। गोवा अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए बहुत ही फेमस है, जैसे कि कलंगुटे, अंजुना, वेगेटर एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब गोवा के बहुत ही सुंदर सुंदर बीचेस है जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को पूरे दुनिया भर से अट्रैक्ट करता है। Basilica of Bom Jesus and Mahalakshmi Temple are some other places of interest. तो Basilica of Bom Jesus, इसका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो बॉडी है संत फ्रांसिस जेवियर का, उसे Basilica of Bom Jesus में ही रखा गया है। तो ये और महालक्ष्मी टेम्पल, ये दोनों प्लेसेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और इंटरेस्ट के लायक हैं। Tourism is so prominent in Goa that the number of tourists almost equals the state population. अब गोवा में टूरिस्ट पीपल इतने आते हैं कि जितने उस स्टेट का पॉपुलेशन है। मतलब कि जो टूरिज्म एक चीज है, एक प्रोमिनेंट चीज है गोवा के लिए। जितने लोग वहां रहते हैं, उस स्टेट में जितने लोग रहते हैं, उतना ही अमाउंट में हर साल टूरिस्ट घूमने आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका जो है ये कोंकण कोस्ट और मलाबार कोस्ट के बीच में प्रेजेंट है। ये भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही पार्ट है। कर्नाटका में आपको ज्यादातर घने जंगल मिल जाएंगे, यानी कि डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, जहां पे आपको टीक के पेड़ दिखेंगे, रोजवुड और सैंडलवुड के पेड़ भी आपको दिखेंगे। वहां के लोग भी मेनली फिशिंग और फार्मिंग ही करते हैं। वहां पे ज्वार, रागी, कॉटन, कॉफी, नट्स, स्पाइसेस और शुगरकेन उगाया जाता है। कर्नाटका में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 9 में ही पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 9 का लिंक दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट हम लोग पढ़ेंगे केरला के बारे में। केरला जो स्टेट है ये हमारे वेस्टर्न कोस्टल रीजन के एकदम सदर्न मोस्ट एंड पे रहते हैं। मान लीजिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसका एक साउथ पार्ट है, उसका एकदम एंड के एकदम छोर पे रहते हैं। तो केरला जो है वो सदर्न मोस्ट एंड पे प्रेजेंट है। ये जो केरला नाम है स्टेट का, उसका मतलब होता है द लैंड ऑफ कोकोनट्स, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि वहां कोकोनट्स बहुत उगाए जाते होंगे। इसका कैपिटल सिटी है थिरुवनंतपुरम। नाम याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबा नाम है, इसलिए इसका नाम क्या है? थिरुवनंतपुरम। यहाँ पे जो लोग हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं और यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है जो कि हर साल मनाया जाता है वो है ओनम। ये जो ओनम फेस्टिवल है, यहाँ पे आपको एक पॉपुलर स्नेक बोट रेस हर साल किया जाता है ओनम फेस्टिवल में। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि स्नेक बोट जैसा दिखने वाला जो बोट्स है, इन सब में रेस होती है ओनम फेस्टिवल के समय में। केरला जो है ये अपने बहुत सारे रिवर्स के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ से बहुत सारे नदियां बहती हुई जाती है। इसके जो लगून्स प्रेजेंट होते हैं और जो स्पाइसेस होती हैं, पाम ट्रीज होती हैं, ये सब भी यहाँ उगाए जाते हैं। लगून्स हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब हम लोग समुद्र से एक छोटा सा हिस्सा में बैरियर लगा के उसे एक जगह रख देते हैं, एक छोटे छोटे लेक्स रख देते हैं, बैक वाटर्स जिसे कहते हैं, उन्हें ही लगून्स कहा जाता है। तो लगून्स भी यहाँ के बहुत फेमस है और यहाँ पे स्पाइसेस और पाम ट्रीज उगाई जाती हैं। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग और एग्रीकल्चर और यहाँ पे टी, कॉफी, रबड़ और बनाना उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। कोची, जिसे पहले हम लोग कोचिन कहते थे, और कोच्चिकोडे, जिसे हम लोग पहले कैलिकट कहते थे, ये सब केरला के मेन सिटीज है। इसे याद कर लीजिएगा। कोची, जिसे हम लोग पहले कोचिन बोलते थे, कोच्चिकोडे, जिसे हम लोग पहले कैलिकट कहते थे, ये केरला के दो मेन सिटीज हैं। यहाँ पे केरला में जो लोग रहते हैं वो सब हाईली एजुकेटेड होते हैं, यानी कि सब पढ़े लिखे होते हैं। इनफैक्ट केरला हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि केरला में लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, इसीलिए वहां का जो लिटरेसी का रेट है, लिटरेसी मतलब एजुकेशन का रेट बहुत ही हाई रहता है।
हम लोगों ने जान लिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो स्टेट प्रेजेंट है उनके लाइफ के बारे में, उनकी पीपल के लाइफ के बारे में। अब हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में जानेंगे। तो पहला स्टेट इसमें आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के एक पार्ट में रहता है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट में थोड़ा सा है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पार्ट में थोड़ा सा ये स्टेट फैला हुआ है। It forms the northernmost part of eastern coastal plain touching the Bay of Bengal. तो आप अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ से देखेंगे तो वेस्ट बंगाल जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट है और ये बे ऑफ बंगाल को थोड़ा सा टच भी करता है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता जो है ये बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है जो कि हुगली रिवर के बैंक्स पे प्रेजेंट है। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर इस रीजन में जो बहते हैं, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जब बहते हैं तब वहां उस एरिया के सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं, यानी कि उपजाऊ बना देते हैं। वहां पे बहुत अच्छी से खेती की जाती है। उस रीजन में जहां पे ये नदियां बहती है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। वहां पे राइस और जूट उगाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये दोनों को उगाने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है और यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, इसलिए राइस और जूट बहुत आसानी से वहां उगाया जा सकता है। Being in the coastal region, fish is easily available and fish and rice form the staple diet of the people. तो जैसे कि वेस्ट बंगाल जो है ये कोस्टल रीजन में प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे आपको फिश बहुत आसानी से मिल जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग ज्यादातर फिश और राइस खाना पसंद करते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टेट में राइस होता है एक स्टेपल डाइट, लेकिन यहाँ पे फिश और राइस दोनों ही स्टेपल डाइट आता है। यहाँ के लोग ज्यादातर बंगाली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेट इसमें आता है ओडिशा। ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर। इसे हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मंदिर बहुत होते होंगे। यहाँ पे जो मेन नदी बहती है वो है महानदी। महानदी जो है ये ओडिशा में मेन रिवर है जो कि इसी स्टेट में बहती है। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो उड़िया भाषा बोलते हैं। The city of Cuttack is the main center of industries and business. तो कटक एक सिटी है ओडिशा में जो कि एक मेन सेंटर है, यानी कि वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं, वहाँ बहुत ही बिजनेस होता है। ये जो स्टेट ओडिशा है ये अपने टेक्सटाइल और सिल्वर वर्क के लिए बहुत ही फेमस है। ओडिशा में पुरी ये बहुत ही होलीएस्ट प्लेस है। होलीएस्ट मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। It is one of the biggest pilgrimage centers in India and is famous for the annual Rath Yatra of Lord Jagannath. तो पुरी जो है ये ओडिशा का सबसे होलीएस्ट प्लेस है और यहाँ पे बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर्स भी है और ये अपने हर साल होने वाली रथ यात्रा के लिए फेमस है। आप लोगों ने सुना होगा कि लॉर्ड जगन्नाथ का एक रथ यात्रा की जाती है, तो ये भी यह इस जगह का बहुत ही बड़ा फेमस चीज है। कोणार्क में सन टेम्पल प्रेजेंट है, पुरी में जगन्नाथ टेम्पल प्रेजेंट है और भुवनेश्वर में लिंगराजा टेम्पल प्रेजेंट है। ये सब टेम्पल जाने जाते हैं अपने कार्विंग्स के लिए और स्कल्पचर्स के लिए। कार्विंग्स मतलब जो दीवार पे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बने रहते हैं उसे कार्विंग्स कहते हैं, और स्कल्पचर्स जैसे कि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी होती हैं उन्हें स्कल्पचर्स कहा जाता है। तो ये सब जो टेम्पल है, सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और लिंगराजा टेम्पल, ये सब अपने स्कल्पचर्स और कार्विंग्स के लिए बहुत ही फेमस है। और भी कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस है जहां हर साल बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, वो है चिलिका लेक और नंदन कनन नेशनल पार्क। ये दो जगह ऐसे हैं जहां पे हर साल लोग घूमने आते हैं। नेक्स्ट स्टेट हम लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश जो है ये तमिलनाडु के नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है। The fertile basins of Krishna and Godavari rivers lie in the state of Andhra Pradesh, which is known as the rice producing area. तो जो फर्टाइल बेसिन्स जहाँ पे बहुत ही उपजाऊ है वो गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है ये आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है। यानी कि कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो फर्टाइल बेसिन्स है वो इसी स्टेट में प्रेजेंट है, जिसे हम लोग राइस प्रोड्यूसिंग एरिया कहते हैं। यहाँ पे राइस बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है। Since rice is the main food crop grown here, Andhra Pradesh is called the rice bowl of India. तो आंध्र प्रदेश में राइस बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है और ये यहाँ का मेन फूड क्रॉप है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे और भी क्रॉप्स है जो कि उगाई जाती हैं, जैसे कि ज्वार, टोबैको, चिल्लीज, रागी एंड ग्राउंड नट्स।
Cement, cigarettes, tools, shipbuilding, handlooms, textiles, paper, biscuits and sugar industries flourish in आंध्र प्रदेश। तो ये सब जो चीजें, इन सब की इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे से चलती है। हैंडीक्राफ्ट जिसे हाथ से बनाया जाता है, जैसे कि बिड्री वेयर, निर्मल वेयर, फाइन कार्विंग्स ऑन ब्रास, कॉपर एंड आयरन एंड कलमकारी आर्ट वर्क ऑन क्लोथ आर वेल नोन। तो ये सब जो चीजें, ये सब हाथ से की जाती है। और कलमकारी जो है इसे कपड़ों में बनाई जाती है, एक आर्ट वर्क होता है। ये सब भी यहाँ का बहुत ही फेमस चीजें हैं। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। तेलुगु एंड उर्दू आर द लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर तेलुगु और उर्दू भाषाएं बोलते हैं। कुचिपुड़ी एक फेमस डांस है आंध्र प्रदेश का। हैंडीक्राफ्ट जैसे बिड्री वेयर जो दिया हुआ है यहाँ पे, उसका आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि ये जो बिड्री वेयर है ये एक आर्ट है, डिजाइन्स बनाने का मेटल्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कितना सुंदर पिक्चर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिड्री वेयर। एक और लाइन इसमें याद कर लीजिएगा, कुचिपुड़ी, ये बहुत ही फेमस डांस है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट स्टेट हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु इज बाउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। तो तमिलनाडु जो है ये ईस्ट की साइड से बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है और साउथ की साइड से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है शुगर केन, राइस, कॉटन एंड ग्राउंडनट्स। अब ये सब यहाँ पे क्यों ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको तमिलनाडु में रेड सॉइल बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी और एलुवियल सॉइल जो कि बहुत ही अच्छा सॉइल होता है ये भी आपको मिल जाएगी कोस्टल लाइन के अलोंग। इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी कॉफी एंड टी आर ग्रोन। तो तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स भी प्रेजेंट है जहां पे आपको कॉफी और टी की प्लांटेशंस मिल जाएंगी। तमिलनाडु में बहुत ही बड़े बड़े जंगल भी प्रेजेंट है जहां पे आपको टीक का पेड़, साल का पेड़, सैंडलवुड का पेड़ और रोजवुड का पेड़ आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी। मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि मिका, आयरन, लाइमस्टोन और जिप्सम भी बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलती हैं। तमिलनाडु जो है ये भी अपने टेम्पल्स के लिए फेमस है, मंदिरों के लिए फेमस है। कुछ फेमस टेम्पल्स है जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में प्रेजेंट है, रॉक कट टेम्पल्स जो कि ममल्लापुरम में प्रेजेंट है और रामेश्वरम टेम्पल। ये सब टेम्पल्स जो है ये बहुत ही फेमस है। पोंगल यहाँ का मेन फेस्टिवल है। हर साल पोंगल को बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसे हम लोग पहले पौंडीचेरी कहते थे और ये चेन्नई के साउथ डायरेक्शन में प्रेजेंट है। मान लीजिए ये चेन्नई है, उसके साउथ डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट है, पुडुचेरी। तमिल में पुडुचेरी का मतलब होता है न्यू विलेज, नया गांव। यहाँ के जो पीपल है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और तमिल बोलते हैं। यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है जो कि यहाँ के लोग बोलते हैं, जो कि करते हैं, वो है फार्मिंग। फार्मर्स जो है वो मेनली यहाँ राइस उगाते हैं, ऑयल सीड्स उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं और कोकोनट भी उगाते हैं। पुडुचेरी का भी मेन सिटी है ऑरोविले जो कि अपने इंटरनेशनल पीस सेंटर जिसे मट्री मंदिर कहते हैं उसके लिए ये फेमस है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इसे मट्री मंदिर कहा जाता है जो कि ऑरोविल में ही प्रेजेंट है। औरोबिंदो आश्रम जो कि यहाँ पे श्री औरोबिंदो घोष के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, वो जो कि एक वेल नोन फिलोसोफर थे और पैट्रियट थे, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। तो इसमें याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं कि यहाँ के लोग फ्रेंच बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, यहाँ पे फार्मिंग होता है। पुडुचेरी का मेन सिटी है ऑरोविले और ये अपने इंटरनेशनल पीस सेंटर जिसे मट्री मंदिर कहा जाता है उसके लिए फेमस है। औरोबिंदो आश्रम जो कि श्री औरोबिंदो घोष के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्याकुमारी के बारे में। कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु में प्रेजेंट है। इट फॉर्म्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे साउथ में, सबसे सदर्न मोस्ट टिप में प्रेजेंट है कन्याकुमारी। 3 वाटर बॉडीज यानी कि 3 पानी, जो 3 ओशंस आपको मिल जाएंगे, सी मिल जाएंगे, तो 3 वाटर बॉडीज यानी कि बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट मीट हियर।
तो बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में प्रेजेंट है, इंडियन ओशन जो कि साउथ में प्रेजेंट है और अरेबियन सी जो कि वेस्ट में प्रेजेंट है, तीनों एक ही जगह आके मिलते हैं और उस जगह का नाम क्या है? कन्याकुमारी। और द वाटर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट एट विवेकानंद रॉक मेमोरियल विच इज लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन दिस रीजन. People come from all over the world to visit this memorial and enjoy the scenic beauty around. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल का पिक्चर है। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि जो पानी है बे ऑफ बंगाल का, अरेबियन सी का और इंडियन ओशन का, ये सब एक जगह कन्याकुमारी में एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, वहां पे मिलता है, जो कि इस रीजन का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे निचला हिस्सा है। यहाँ पे हर साल बहुत सारे लोग आते हैं इस मेमोरियल को देखने, विजिट करने और वहां के सब सीनिक ब्यूटी यानी कि सुंदर सा ब्यूटी को एंजॉय करने। अब हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड्स में जो लोग रहते हैं उनके लाइफ के बारे में। तो पहला आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि मलाबार कोस्ट में प्रेजेंट है इन द अरेबियन सी टू द वेस्ट ऑफ केरला। केरला के वेस्ट में अरेबियन सी है और अरेबियन सी में मलाबार कोस्ट है और वहीं पे लक्षद्वीप प्रेजेंट है। लक्षद्वीप जो है ये इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका कैपिटल है कवरत्ती। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लक्षद्वीप जो है वो उसमें 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, लेकिन इसमें से सिर्फ 10 ही काम किया जाता है, 10 ही इनहैबिटेड है, वहां पे लोग रहते हैं। यहाँ के जो नेटिव पीपल जो रहते हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं। यहाँ पे फिशिंग की जाती है, कोकोनट का कल्टीवेशन किया जाता है, कॉयर मेकिंग भी यहीं पे किया जाता है और ये सब क्या है? ये सब यहाँ के मेजर ऑक्यूपेशंस है। ये जो आइलैंड्स है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती होती है, बहुत ही सुंदर सा ब्यूटी यहाँ प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से हर साल बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं पूरे दुनिया भर से। नेक्स्ट आइलैंड्स हम लोग पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, 572 आइलैंड्स का ग्रुप है जिसे हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है। हाउएवर, जिस तरह से लक्षद्वीप आइलैंड में 36 में से सिर्फ 10 ही इनहैबिटेड थे, उसी तरह से अंडमान एंड निकोबार में 572 आइलैंड्स में से सिर्फ 36 ऑफ दीज आइलैंड्स ही इनहैबिटेड है। इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो इनहैबिटेंट्स है, यानी कि 36 आइलैंड्स में ही लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर ट्राइबल्स होते हैं, जिनका अपना एक कल्चर होता है, अपना ही लैंग्वेज होता है। ये लोग यहाँ पे ज्यादातर फार्मर्स और फिशरमैन हैं। यहाँ का मेन फूड क्रॉप जो कि उगाया जाता है वो है राइस और इसे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में उगाया जाता है, जबकि कोकोनट और अरेका नट को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में उगाया जाता है। और ये सब कैश क्रॉप्स है। कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिसे बेच के हम लोग पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अंडमान ग्रुप अलग ग्रुप है और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अलग ग्रुप है। सबको साथ में हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। हट बे जो कि एक लिटिल अंडमान का एंट्रेंस पॉइंट है और लाइट हाउस जो कि एक प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यहीं प्रेजेंट है। तो हट बे जो एक जगह का नाम है जो कि लिटिल अंडमान यानी उस ग्रुप का आइलैंड्स का एंट्रेंस पॉइंट है और लाइट हाउस यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। ये जो आइलैंड्स है ये अपने सेल्यूलर जेल के लिए फेमस है, जहाँ पे बहुत पुराने समय में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को भेजा गया था ब्रिटिश रूल के समय में। जब यहाँ ब्रिटिश का रूल था तब जो फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में हम लोग इतना पढ़ते हैं उन्हें इन्हीं सब सेल्यूलर जेल में भेजा गया था, डाला गया था, इसीलिए ये फेमस है। इट इज नाउ अ फेमस मॉन्यूमेंट। तो ये सब तो पहले हुआ था लेकिन अब उस सेल्यूलर जेल को एक फेमस मॉन्यूमेंट की तरह बना दिया गया है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।